नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी। अगले आधे घंटे में मैं आपको इससे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। और आज खबरों का दिन है। जीएसटी पे थोड़ी देर में जो लोकसभा में चर्चा शुरू होगी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में BS3 के नियमों पर भी जो है फैसला आने वाला है। इस पूरे सेक्टर्स पर हम बात करेंगे, किस सेक्टर्स पर अगले आधे घंटे में, 2 घंटे में, या कहें कि अगले बाकी जो 3 घंटे का कारोबार है वहाँ कहाँ असर देखने को मिल सकता है, उन तमाम सेक्टर पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा GST में कौन से ऐसे शेयर हैं जिसमें आप खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ से एक मजबूत रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीते 10 दिनों में देखिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा रुपये में जो मजबूती आई है उससे किन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, किन कंपनियों को नुकसान हो सकता है, उस पर बात करेंगे। खासतौर पे कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर सीधे तौर पर असर देखने को मिलता है। इसके अलावा कई सारे फार्मा में स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। केमिकल शेयर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स जो बाजार की तेज़ी को लीड कर रहे हैं वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, एक अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। बैंक निफ्टी देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है, करीब 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 150 अंकों के उछाल के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है बैंक निफ्टी। शुरुआत कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ की है जिसका सीधे तौर पे GST से सरोकार है, और अगले आधे घंटे में तमाम वैसे स्टॉक्स पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे जिसका GST पे पॉजिटिव या निगेटिव असर देखने को मिलता है। और इसमें सबसे पहले देखिए सीमेंट ऐसा सेक्टर है जिसपे काफ़ी ज़्यादा नज़र है, क्योंकि इस सेक्टर पर कई सारे टैक्स लगते हैं और माना जा रहा है कि GST लागू होने के बाद जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा बेहतर होगा उसका फ़ायदा इस सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिख सकता है। इस सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। और आज देखिए कई सारे सीमेंट स्टॉक्स हैं जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। रेन इंडस्ट्रीज, KCP लिमिटेड, इंडिया सीमेंट, बर्नपुर सीमेंट जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिली है। डालमिया भारत सीमेंट में खरीदारी है। इसके अलावा देखिए लार्ज कैप में अंबुजा सीमेंट, ACC, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स में खरीदारी है। छोटे मझोले में ओरिएंट सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट जैसे स्टॉक्स हैं जहां आज के ट्रेड में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। आज के जानकार किरण यादव वहाँ से जुड़ चुके हैं। किरण, सीमेंट सेक्टर के लिए तो पॉजिटिव है, थोड़ी देर में GST पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी लोकसभा में। पूरे सीमेंट स्टॉक्स में क्या राय होगी, क्योंकि हमने देखा है कि लार्ज कैप सीमेंट शेयरों के मुकाबले छोटे मझोले सीमेंट शेयरों का परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिल रहा है। और ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि इस बार माना जा रहा है कि थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो सकता है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो सकती है, मानसून थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर कंस्ट्रक्शन में थोड़ी कमी आती है तो सीमेंट जो माना जाता है कि मानसून के समय जो डिमांड थोड़ी कम होती है, घटती है सीमेंट में, वो इस बार इसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। तो क्या सीमेंट स्टॉक्स में यहाँ से कई शेयर हैं जो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं? बिल्कुल, कई शेयर्स है और छोटे मझोले में भी है और लार्ज कैप में भी है। तो अगर पहले छोटे मझोले की बात करें तो मुझे रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट काफी अच्छा दिखता है। बहुत वर्टिकल रैली स्टॉक ने दिखाई है। पिछले 2 महीने में करीबन 50 रुपए से अभी 110 के करीब आ चुका है। इस वर्टिकल रैली के बावजूद मैं ये कहता हूँ कि इधर से और बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का सिनेरियो इधर दिख रहा है। अभी के लिए 110 के करीब, 111 के करीब ट्रेड कर रहा है। इधर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए करीबन 100 रुपए का। और टारगेट्स के लिए हम 115, 120, 125 लेवल देखने को मिल सकते हैं अगले कई दिनों में। दूसरा एक चार्ट मुझे बहुत पसंद है, वो डालमिया भारत का है, जहाँ पे मुझे लगता है कि डालमिया भारत में भी बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब है। फिलहाल 1955 पे ट्रेड कर रहा है, पर 2050 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने के बाद क्लोजिंग मिलता है, क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये बहुत बड़े ब्रेकआउट दिखाई देगा चार्ट पैटर्न पे। और अगले 6 महीने में बहुत बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। हेडलबर्ग सीमेंट में भी एक कुछ ऐसे ही रुझान देखने को मिल रहा है कि इधर से करीबन ये मोमेंटम जो है वो शॉर्ट टर्म में 119 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए और 135 के लेवल्स अगले कई दिनों में देखने को मिलेंगे। लार्ज कैप्स में मेरे को सिर्फ एक ही स्टॉक पसंद है, वही अल्ट्राटेक सीमेंट। तो 3 छोटे मझोले स्टॉक्स होंगे जिस पे किरण ने खरीदारी करनी सलाह दी। उनको लगता है रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी कीजिए, 120 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। हेडलबर्ग सीमेंट उनको पसंद है, उनको लगता है इसमें 135 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। और डालमिया भारत सीमेंट है जो उनको पसंद है, उनको लगता है वहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो छोटे मझोले सीमेंट स्टॉक्स पर काफ़ी पॉजिटिव नजरिया। लार्ज कैप में उनको लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट है जो आपके पास है तो होल्ड कीजिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं लगातार इस शो में हम GST से जुड़े हुए स्टॉक्स पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। आज चूंकि चर्चा होनी है, थोड़ी देर में लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा होगी और माना जा रहा है कि आज चर्चा में हो सकता है कांग्रेस की तरफ से
विरोध किया जाए। हालांकि विरोध थोड़ा सकारात्मक होता हुआ दिखेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी आलोक जुड़ चुके हैं, संसद भवन के पास से ही, विजय चौक से लाइव है। आलोक, क्या इस तरह की गुंजाइश है, जिस तरह की खबरें आ रही है छन के, कि कांग्रेस थोड़ा विरोध कर सकती है, सकारात्मक विरोध कर सकती है, और ये जो बहस 7 घंटे की चलने वाली है, फिलहाल जो तय किया गया समय, हो सकता है ये सीमा बढ़ भी जाए, क्योंकि माना जा रहा है कि ये बहस हो सकता है मैराथन बहस हो जाए? बिल्कुल, देखिए, ये कल जब राहुल गांधी पहली दफ़ा आए यहाँ पर संसद में, तो उन्होंने आधे घंटे कांग्रेस के अपने तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक करी, और बैठक में जो स्ट्रेटजी जो निकल के आई है सामने, यही कि जीएसटी का विरोध तो करना है, लेकिन उतनी पुरजोर विरोध नहीं करना है जिससे कि ये ना लगे कि कांग्रेस जीएसटी जैसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के विरोध में है। तो विरोध करना है, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, यानी कि जो मुद्दे यहाँ पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस की तरफ से उठाए जा सकते हैं, उसमें ये मुद्दे हो सकते हैं कि किसानों के लिए आप जीएसटी के माध्यम से कोई बड़ी कार्रवाई न करें, या फिर ये हो सकता है कि महंगाई को लेकर जीएसटी में कहा जाए कि इससे कोशिश ये की जानी चाहिए कि महंगाई नहीं बढ़े। तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स कांग्रेस की तरफ से आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इस अमेंडमेंट का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में जो है सरकार का बहुमत है, वहाँ पर ये सारे अमेंडमेंट डिफीट हो जाएंगे। और ऐसे में जो कांग्रेस होगी वो लगातार ये कोशिश करती हुई नजर आएगी कि वो लोगों के, आम लोगों के, किसानों के साथ खड़ी हुई दिखे, ताकि जीएसटी जैसे बड़े रिफॉर्म्स में अगर कुछ को कल को जाकर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो वो कह सके कि हाँ, हमने जीएसटी का लोकसभा में विरोध किया था, हालांकि हम वहाँ पर बहुमत में नहीं थे और बहुमत में नहीं होने की वजह से हमारा जो विरोध है उसको सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन ये तमाम मुद्दे हो सकते हैं। इसके अलावा कई और भी पार्टियों के, जैसे कि बीजेडी के, सीपीआई के, सीपीएम के लोग भी यहाँ पर अमेंडमेंट मूव करेंगे। करीब 10 के करीब अमेंडमेंट विपक्ष की तरफ से हो सकते हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये तमाम अमेंडमेंट्स का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सारे अमेंडमेंट्स जो होंगे लोकसभा में वो डिफीट हो जाएंगे, सरकार के पास बहुमत ज़्यादा है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि विरोध करने के लिए विरोध हो सकता है, थोड़ी चर्चा होगी, लंबी खिंचती हुई दिखेगी, और देखना होगा कि इसके बाद, हालांकि ये बिल केवल कह सकते हैं कि केवल औपचारिकता मात्र है, पास होना लोकसभा से पूरी तरह से यह तय है। आलोक, आपने एक खबर बताई जिस पे कि सबकी नज़र है, इसके अलावा जी बिजनेस की भी एक एक्सक्लूसिव खबर आपको हाथ लगी है, एनपीए पर सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है? बिल्कुल, देखिए, एनपीए को लेकर लगातार बैठक चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच में, और एक नई एनपीए पर पॉलिसी सरकार ड्राफ्ट कर रही है, और ये ऐसी पॉलिसी होगी जिसको लेकर जो एनपीए का पूरा इशू जो चल रहा है उसको हल करने में कहीं ना कहीं सरकार बड़ी एक कोशिश करेगी। जैसा कि अब मालूम है कि वित्त मंत्री जेटली कुछ दिन पहले ही ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि एक मसला बड़ा है, लेकिन उसको हल करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो करीब ऐसी 40 से 50 कंपनियां ही हैं जिनका लगभग 70% जो एनपीए टोटल है उसमें हिस्सेदारी है। तो सरकार का यही मानना है कि 40 से 50 कंपनियों का अगर अकाउंट्स हम लोग ओवरहॉल कर लें तो एनपीए से मुक्ति मिल जाएगी। और जो नई नीति आ सकती है एनपीए की, हमें जानकारी मिल रही है कि करीब 1 हफ्ते के भीतर ही इस नीति का ऐलान सरकार कर सकती है। उसमें ये कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें जो हमें जानकारी मिल रही है एक्सक्लूसिव सूत्रों से कि जो प्राइवेट एआरसीज की बड़ी भूमिका हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से पब्लिक सेक्टर एआरसीज बनाने को लेकर कह सकते हैं कि खारिज किया जा चुका है, बैड बैंक जिसकी बात की जाती है उसको खारिज किया जा चुका है, लेकिन प्राइवेट एआरसी जो अभी काम कर रही हैं उनको बड़ी भूमिका दी जा सकती है, और सरकार की लगातार नज़र प्राइवेट एआरसीज पे है। और जहां तक जानकारी मिल रही है 26 एआरसीज इस वक्त काम कर रही है, 6 एआरसीज नई एआरसीज का जो एप्लीकेशन आरबीआई में पेंडिंग है, करीब 40 से 50 प्रपोजल ऐसे आरबीआई के पास पड़े हुए हैं नए एआरसीज जो एआरसीज हैं उनको लेकर। तो एआरसीज जो प्राइवेट एआरसीज हैं सरकार को लग रहा है कि काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, और इसलिए प्राइवेट एआरसीज की जो है भूमिका काफ़ी बड़ी हो सकती है। इसके अलावा मैं बताऊं कि जो कैश रिच सीपीएससीज हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको भी एक लिमिटेड भूमिका में उनको इस एनपीए में इंटरवीन करने को कहा जा सकता है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वैसी कंपनियां जिनके पास लैंड है, फैक्ट्री हैं, एसेट्स हैं, उनको अगर कोई मदद की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ये जो सरकारी कंपनियां हैं वहाँ मदद कर सकती हैं, कि वहाँ पर कोई रिस्क कम रहेगा क्योंकि उनके पास एसेट्स होगा, वहाँ पर पैसा डूबने का खतरा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सरकारी कंपनियां जो बहुत कैश रिच हैं उनकी भी मदद ली जा सकती है, उसमें एलआईसी और तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा जो कोर एसेट्स वाली कंपनियां हैं जिनके पास एसेट्स पहले से ज़्यादा है, उन पर रुख नरम अपनाया जाएगा ताकि उनको पटरी पर लाया जा सके।
के। इसके अलावा ज्वाइंट लेंडर फोरम जो एक मैकेनिज्म सरकार के पास अवेलेबल है और जो कि कहा जाता था कि ये फैसले रोकता है, विलंब कराता है, वहां पर तेजी लाई जाएगी। अभी जो मौजूदा प्रोविजन है उसमें 60% का जो कोर वैल्यू होता है वो और 70% नंबर्स में सहमति की जरूरत होती है ज्वाइंट लेंडर फोरम में कोई भी फैसला लेने के लिए। लेकिन वहां पर भी कुछ रुख नरम किया जा सकता है जिससे कि ज्वाइंट लेंडर फोरम के जरिए फैसला लेने में कह सकते हैं कि तेजी आए। और ये इसके अलावा एक और है कि जो लोन रिकवरी के लिए जो सरकार ने हाल ही में डीआरटी और सरफेसाई अमेंडमेंट जो किए हैं वो भी काफ़ी मददगार हो सकते हैं। सरकार की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि दोनों जो अमेंडमेंट किए गए हैं, दोनों जो कानून हैं काफ़ी कारगर हैं और लोन रिकवरी के लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे और लोगों को जो लोन लेकर बैठे हुए हैं उन पर दबाव बनाने के लिए काफ़ी है। तो ये तमाम जो वन टाइम सेटलमेंट, एनपीए ऑफलोड को लेकर जो कंपनियों की दिक्कतें होती थी उन्हें 3 जो सीएजी, सीबीआई तौर पे एनपीए पे जो है सरकार की तरफ से एक बड़ा आरबीआई जो है एक बड़ा फैसला ले, सरकार की तरफ से जल्दी नई नीति का ऐलान होता हुआ दिखेगा। आप पूरी आपने बातचीत सुनी, उसने जो भी बताया किरण, आपने कई सारी राहत देने की कोशिश की जा रही है। पूरे खासतौर पे एनपीए बड़ी दिक्कतें रही है बैंकों के लिए। आज बैंक निफ्टी देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है, क्या राय होगी आपकी बैंकिंग शेयरों पे? बैंक निफ्टी पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 21,350 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। मेरा टारगेट 21,350 का था आज के लिए, उसने सरपास किया। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करूंगा। मुझे लगता है कि इधर से और 50-60 रुपए की मूव इधर से और भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पीएसयू बैंक के चार्ट देखते हैं तो सभी के सभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कैनरा बैंक का चार्ट अच्छा दिखा है, पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक, ये सारे के सारे डेरिवेटिव डेटा के बैंक्स है और सारे के सारे में ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत अच्छे खासी दिखाई दे रही है। उसी के साथ वॉल्यूम्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और कल एक्सपायरी है, वीकली भी है और मंथली भी है। तो ये सब अगर मिला जुला के देखा जाए तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली कल भी देखने को मिल सकती है। अगर 21,350 के ऊपर रहते हैं तो 450 के टारगेट्स भी देखने को मिलेंगे। तो बैंकिंग स्टॉक्स में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है और सीधे तौर पे एक्सपायरी है कल, तो उससे पहले बैंकिंग स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग का सारा देखने को मिल सकता है। कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी देखिए खासतौर पर सरकारी बैंकों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। एक शेयर देखिए परसिस्टेंट कंपनी ने करार किया है और आज IT स्टॉक्स में से हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में एक बेहद दायरे का कारोबार हो रहा है। परसिस्टेंट में देखिए आज हल्की सी मजबूती, शुरुआत अच्छी हुई थी, करीब 1% ज़्यादा की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। अभी भी मजबूती देखने को लिए कंपनी ने जो है AWS पार्टनर नेटवर्क के साथ करार किया है, जो अमेजन कॉन्टैक्ट के लिए जो है ग्राहकों के लिए जो सपोर्ट सिस्टम बनाएगी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह जुड़े हैं, परसिस्टेंट सिस्टम के ED और प्रेसिडेंट सर्विस हैं। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल तो यही होगा कि ये करार किस तरह का है और कंपनी को इससे कितना ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपके शो में। देखिए अमेजॉन जो है ये मार्केट लीडर है क्लाउड सर्विसेज में, तो इनका जो ये नया लॉन्च कर रहे हैं, दुनिया भर में कॉन्टैक्ट सेंटर भी चलते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं इसको। तो इसमें काफी मतलब इजी हो जाएगा कॉन्फ़िगर करना कॉन्टैक्ट सेंटर एप्लीकेशन वगैरह को। तो हमारा करार 2 तरह का है। एक तो जब ये इस तरह का एप्लीकेशन बनेगा तो हम इसको बाकी सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उनको हम हेल्प करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम गिने चुने 8 पार्टनर्स साइन हुए हैं अभी अमेजॉन के साथ, उसमें वन ऑफ देम परसिस्टेंट है। और हम आशा करते हैं, ये अभी नया लॉन्च हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि इससे आगे काफी फायदा होगा, क्योंकि अमेजन क्लाउड बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है मार्केट में। तो बहुत डिफिकल्ट अभी प्रेडिक्ट करना है कि अगली तिमाही या उसके अगले बाद कितने नंबर्स आएंगे, लेकिन इसका ग्रोथ काफी अच्छा होने की संभावना है अगले 1 से 2 साल में। सर बीते कुछ महीनों में देखें तो कंपनी की तरफ से कई सारे करार किए गए। आपने यूएसएस की कंपनी के साथ भी करार किया था पिछले दिनों। अभी कंपनी कुछ और कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है क्या, कुछ करार के लिए, कुछ जिसमें कि आपकी बातचीत चल रही हो? नहीं, बिल्कुल हम काफी जगह में इस तरह की बात करते हैं। देखिए हमारी कंपनी काफी अलग है। हमारा देखिए करीब 28% जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट से आता है, जो हम खुद प्रोडक्ट बना के बेचते हैं मार्केट में। और हमारी हमेशा से कोशिश है, ये जैसे यूएसए का जो करार था वो हमने वहां से एक IP लिया है, और जिसके ऊपर हम एक प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो चेंज कर देगा लोग आइडेंटिटी कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि हम टेक्नोलॉजी या तो बिल्ड करें या बाई करें जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट बना सकें, या फिर नए टेक्नोलॉजी पे काम कर सकें। हमारा करीब ज्यादातर बिजनेस जो होता है कम्प्लीटली नया टेक्नोलॉजी पे होता है, क्लाउड पे होता है, मोबाइल पे होता है। तो काफी बातचीत चलती रहती है। जब तक कोई क्लोज ना हो उसके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होता है बहुत सारा। लेकिन यस, आपकी बात सही है, काफी लोगों से बातचीत चल रही है।
सर आखिरी सवाल होगा, खासतौर पर पूरे सेक्टर के अगर आउटलुक को लेकर चले तो हमने देखा है कि आज रुपये में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। करीब 17 मंथ्स के लो पे ये ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट हाई पे ट्रेड कर रहा है कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है रुपये में डॉलर के मुकाबले। आप लोग की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हम देखते हैं कि USA और यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं, कितना ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है इसका? देखिए सब जो रुपी मूवमेंट है इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है कि अभी जैसे सडनली मूव कर गया विदिन ए क्वार्टर अभी 67 से 65 पे, तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है क्योंकि हम हेज करते हैं, हमारा करीब 50% ओपन जो पोजीशन होता है उसको हम हेज करते हैं रोलिंग 12 मंथ बेसिस पे। तो लॉन्ग टर्म ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, शॉर्ट टर्म में हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे, तो लॉन्ग टर्म में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। शुक्रिया सर जी बिजनेस से बात करने के लिए। तो ये परसिस्टेंट सिस्टम के मैनेजमेंट कहते हुए कि रुपये में जो अभी तेज़ी आई है, जो डॉलर के मुकाबले तेज़ी आई, उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल सकता है। कंपनी और भी कंपनियों के साथ करार के लिए बातचीत कर रही है और जैसी बातचीत होगी तो इस बारे में वो बताएंगे भी। क्या राय है आपकी किरण परसिस्टेंट सिस्टम पे और बाकी IT स्टॉक्स पे जल्दी से? जुलाई 2015 से हमने देखा है कि करीबन 580 का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है जहां पे हमेशा एक सपोर्ट लेता है और उधर से एक बाउंस बैक मिलता है। पर ये बाउंस बैक हमेशा पहले जो मिलता था वो उसकी लेंथ बड़ी होती थी, अभी छोटी छोटी होती नजर आ रही है। पर जब तक 580 के ऊपर है तब तक सपोर्ट के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि अभी भी होल्ड करना चाहिए। बाय करने की सलाह नहीं होगी, अगर कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो बाय भी कर सकता है स्टॉप लॉस के साथ, पर जिनके पास है उनको 580 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। अगर 650 के ऊपर जाता है तभी एक बुलिश व्यू मेरा आता नजर आएगा, तब तक के लिए कोई फ्रेश पोजीशन ना ले।